हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को हिंदी गद्य खंड में मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर बुल्के द्वारा लिखी फादर बुल्के पर लिखा गया निबंध उसको मैं समझा रही हूँ, जिसका मैंने फादर कामिल बुल्के पर सर्वेश्वर दयाल का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम में के एक रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजे, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। लेकिन उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर दयाल का फादर बुल्के से घनिष्ठ संबंध था, जिसकी झलक इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण समझा जाएगा। इसमें मैंने आप लोगों को एक गद्यांश के प्रश्नोत्तर समझा दिए थे। गद्यांश था, फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारंपरिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह एक बड़े भाई पुरोहित जैसे खड़े हों, हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आँखों की चमक में तैरता बात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। तो इस गद्यांश के मैंने आप लोगों को जो है प्रश्न समझा दिए थे, जो आप लोगों को अपने कॉपी में करने थे। वे प्रश्न थे कि पहला प्रश्न जो मैंने बताया था कि फादर को याद करना उदास शांत संगीत सा क्यों प्रतीत होता है। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने फादर के व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए कौन कौन से उपमानों का प्रयोग किया है और क्यों। तीसरा प्रश्न है, परिमल के दिन से क्या आशय है। चौथा प्रश्न है, फादर परिमल के सदस्यों के साथ कैसे संबंध रखते थे। पांचवा प्रश्न है, लेखक के जीवन में फादर का स्थान सर्वोपरि था, सिद्ध कीजिए। छठा प्रश्न है, लेखक फादर को देवदारू की छाया सा क्यों कहता है। तो ये प्रश्न मैंने आप लोग को समझा दिए। आज मैं इसी पाठ का दूसरा गद्यांश आप लोग को समझाने जा रही हूँ, जो मैंने आप लोग को अपने उत्तर पुस्तिका में भी लिखवाया है। उसी को मैं फिर से समझा रही हूँ। गद्यांश है, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता था वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल मिलने के बाद भी
उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। वह यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते थे, इसके लिए अकाटे तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया। घर परिवार के बारे में निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछने पर उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में वह उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक रोशनी से भर देता था, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। तो ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश में लेखक ने बताया कि फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन वह मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वह जिससे भी रिश्ता बनाते थे तोड़ते नहीं थे। वह जिससे भी मिलते थे, 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह क्योंकि जो साधु सन्यासी लोग होते हैं, वह किसी से इतना स्नेह माया मोह में नहीं पड़ते, लेकिन फादर बुल के मन से सन्यासी नहीं थे। वह रिश्ता बनाते थे, तोड़ते नहीं थे। वह जब भी दिल्ली आते थे तब लेखक से जरूर मिलते थे। खोजकर कुछ समय निकाल ही लेते थे। गर्मी सर्दी बरसात झेलकर भी लेखक से वह अवश्य मिलते थे। लेखक प्रश्न करता है कि ऐसा व्यवहार कौन सन्यासी करता है, यानी कि उनका व्यवहार सन्यासियों जैसा नहीं था, क्योंकि वह जब भी दिल्ली आते थे लेखक से समय निकाल कर अवश्य मिलते थे। उनकी चिंता हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। फादर बुल के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वह जो है हर मंच से हिंदी के लिए अकाट्य तर्क देते थे। वह जब हिंदी भाषी ही हिंदी की जो है उपेक्षा करते हुए नजर आते थे, तब वह बहुत झुंझलाते थे। वह उनके घर परिवार के बारे में दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका, वह जिस किसी से भी मिलते तो उसके घर परिवार के बारे में, उसके दुख और दर्द के बारे में अवश्य पूछते थे। घर और उनके बड़े से बड़े दुख में भी उनके सांत्वना के जादू से भरे हुए स्वर एक मनुष्य के जीवन में रोशनी भरते थे। वह जो किसी गहरी तपस्या से ही जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। लेखक कहता है, मुझे अपनी पत्नी और
पुत्र की मृत्यु की याद आती है। और उस समय फादर बुल्को ने शब्दों द्वारा जो मुझे दृढ़ शांति दी थी वह भी मुझे याद आती है। तो इस प्रकार से बच्चों इस गद्यांश को मैंने आप लोग को समझा दिया है। इस गद्यांश में लेखक ने यही कहा है कि फादर बुल्के भले ही संकल्प से सन्यासी थे लेकिन मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वह जिससे भी रिश्ता बनाते थे तोड़ते नहीं थे। वह सबसे असीम अगाध स्नेह करते थे, यहाँ तक कि जब कभी भी वह दिल्ली जाते तब लेखक से समय निकालकर अवश्य ही मिलते थे। यहाँ पर पहला प्रश्न है इस गद्यांश से संबंधित, फादर बुल्के मन से सन्यासी क्यों नहीं लगते थे। पहला प्रश्न है फादर बुल्के मन से सन्यासी क्यों नहीं लगते। इसका उत्तर है फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं प्रतीत होते थे, जबकि फादर बुल्के यह क्योंकि सन्यासी संसार में किसी से लगाव नहीं रखते, जबकि फादर बुल्के जिस किसी के संपर्क में आते थे उससे गहरा लगाव रखते थे। लेखक से भी उन्हें गहरा लगाव था। जब भी दिल्ली आते थे लेखक को खोज ही लेते थे। उनसे मिलने के लिए गर्मी सर्दी तथा बरसात झेलनी पड़ती थी तो उसे भी झेलते थे। लेखक से मिलने पर उसकी बारीक से बारीक सुख दुख के बारे में अवश्य पूछते थे। दुख के क्षणों में उनके मुख से निकला एक एक शब्द गहरी शांति देता था। वास्तव में उनका व्यक्तित्व छायादार था। अतः जब लेखक को अपनी छाया का सुख प्रदान क्या करते थे। लेखक सालों बाद मिलने पर भी उनकी गंध को महसूस करता था। फिर से बोल रही हूँ। पहला प्रश्न है फादर बुल्के मन से सन्यासी क्यों नहीं लगते। इसका उत्तर है फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं प्रतीत होते थे, क्योंकि सन्यासी संसार में किसी से लगाव नहीं रखते, जबकि फादर बुल्के जिस किसी के संपर्क में आते थे उससे गहरा लगाव रखते थे। लेखक से भी उन्हें गहरा लगाव था। वे जब भी दिल्ली आते थे लेखक को खोज ही लेते थे। उनसे मिलने के लिए उन्हें गर्मी सर्दी या बरसात झेलनी पड़ती थी तब झेलते थे। वे लेखक से मिलने पर उससे बारीक से बारीक सुख दुख के बारे में अवश्य पूछते थे। दुख के क्षणों में उनके मुख से निकला एक एक शब्द गहरी शांति देता था। वास्तव में उनका व्यक्तित्व छायादार था। अतः वे जब लेखक को अपनी छाया का सुख प्रदान किया करते थे। लेखक सालों बाद मिलने पर भी उनकी गंध को महसूस करता था। दूसरा प्रश्न है फादर किस बात के लिए दुख प्रकट करते थे और किसके लिए सहानुभूति। दूसरा प्रश्न है फादर किस बात के लिए दुख प्रकट करते थे और किसके लिए सहानुभूति। इसका उत्तर है फादर हिंदी की उपेक्षा करने वाले हिंदी भाषियों के प्रति अपना दुख प्रकट करते थे। वे किसी भी आत्मीय का दुख देखकर
हिंदी शब्दों से सांत्वना प्रकट किया करते थे। उन्होंने लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर गहरी सहानुभूति प्रकट की। दूसरा प्रश्न है, फादर किस बात के लिए दुख प्रकट करते थे और किसके लिए सहानुभूति? इसका उत्तर है, फादर हिंदी की उपेक्षा करने वाले हिंदी भाषियों के प्रति अपना दुख प्रकट करते थे। वे किसी भी आत्मीय का दुख देखकर हिंदी शब्दों से सांत्वना प्रकट किया करते थे। उन्होंने लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर गहरी सहानुभूति प्रकट की। तीसरा प्रश्न है, फादर बुल्के हिंदी के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे? दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के हिंदी के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे? फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। वह हर मंच पर हिंदी को अपनाने की बात करते थे। वे इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। जब लोग हिंदी के विकास में बाधा डालते थे तब तो फादर बहुत झुंझलाते थे। उन्हें हिंदी की उपेक्षा करने वाले हिंदी भाषियों पर दुख होता था। फिर से है इसका प्रश्न, फादर बुल्के हिंदी के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे? इसका उत्तर है, फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। वह हर मंच पर हिंदी को अपनाने की बात करते थे। वे इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। जब लोग हिंदी के विकास में बाधा डालते थे तो फादर बहुत झुंझलाते थे। उन्हें हिंदी की उपेक्षा करने वाले हिंदी भाषियों पर दुख होता था। फिर है, फादर बुल्के पारिवारिक बंधु जैसे थे, सिद्ध कीजिए। चौथा प्रश्न है, फादर बुल्के पारिवारिक बंधु जैसे थे, सिद्ध कीजिए। फादर बुल्के सन्यासी कम पारिवारिक बंधु अधिक थे। वे लेखक के साथ गहरा पारिवारिक लगाव रखते थे। वे जब भी दिल्ली आते थे तो उन्हें खोजकर उनसे मिलने अवश्य आते थे। मिलने पर उनके व्यक्तिगत सुख दुख की बात करते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से निकलने वाले सांत्वना शब्द शांतिदायी रहते थे। फिर से बोल रही हूँ, प्रश्न है, फादर बुल्के पारिवारिक बंधु जैसे थे, सिद्ध कीजिए। फादर बुल्के सन्यासी कम पारिवारिक बंधु अधिक थे। वे लेखक के साथ गहरा पारिवारिक लगाव रखते थे। वे जब भी दिल्ली आते थे तो उन्हें खोजकर उनसे मिलने अवश्य आते थे। मिलने पर लेखक के व्यक्तिगत सुख दुख की बात करते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से निकलने वाले सांत्वना शब्द शांतिदायी रहते थे। यानी कि बड़े से बड़े दुख में भी जब फादर बुल्के जो भी सांत्वना शब्द कहते थे, वह व्यक्ति को जो है शांतिदायी प्रतीत होते थे, वह शांति प्रदान करते थे। पांचवा क्वेश्चन है, इस गद्यांश के आधार पर फादर बुल्के की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पांचवा प्रश्न है,
इस गद्यांश के आधार पर फादर बुल्के की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फादर बुल्के के व्यक्तित्व की निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है, वे सन्यासी होते हुए भी आत्मीय, स्नेही और अपनत्व से भरे हुए थे। पहली विशेषता है, वे सन्यासी होते हुए भी आत्मीय, स्नेही और अपनत्व से भरे हुए थे। दूसरा है, वे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे। दूसरी विशेषता है, वे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे। तीसरा है, वे करुणावान थे। उनके मुख पर करुणा और सांत्वना के शांतिदायी भाव हमेशा विराजमान रहते थे। चौथा है, तीसरा है, वे करुणावान थे। उनके मुख पर करुणा और सांत्वना के शांतिदायक भाव हमेशा विराजमान रहते थे। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों को इस गद्यांश के 3-5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। गद्यांश है, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते खोजकर समय निकालकर। गर्मी सर्दी झेलनी होती तो वह झेलते। वह जब कम झेलकर चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते थे। इसके लिए अकाते तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करने पर दुख करते उन्हें पाया। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। तो इस प्रकार से इस गद्यांश के हैं। अब मैं प्रश्न आप लोग को फिर से समझा रही हूँ, जो आप लोग को जो मैंने समझाने हैं। पहला है, फादर बुल्के मन से सन्यासी क्यों नहीं लगते। फादर बुल्के मन से सन्यासी क्यों नहीं लगते। फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं प्रतीत होते थे, क्योंकि सन्यासी संसार में किसी से लगाव नहीं रखते। जबकि फादर बुल्के जिस किसी के संपर्क में आते थे उससे गहरा लगाव रखते थे। लेखक से भी उन्हें गहरा लगाव था। वे जब भी दिल्ली आते थे लेखक को खोज ही लेते थे। उनसे मिलने के लिए उन्हें गर्मी सर्दी या बरसात झेलनी पड़ती तो झेल लेते थे। वे लेखक से मिलने पर उनके बारीक बारीक सुख दुख के बारे में अवश्य पूछते। दुख के क्षणों में उनके मुख से निकला एक एक शब्द गहरी शांति देता था। वास्तव में उनका व्यक्तित्व छायादार था।
अतः वह लेखक को अपनी छाया का सुख प्रदान किया करते थे। लेखक सालों बाद मिलने पर भी उनकी गंध को महसूस करता था। दूसरा प्रश्न है, फादर किस बात के लिए दुख प्रकट करते थे और किसके लिए सहानुभूति? फादर हिंदी की उपेक्षा करने वाले हिंदी भाषियों के प्रति अपना दुख प्रकट करते थे। वे किसी भी आत्मीय का दुख देखकर हिंदी शब्दों से सांत्वना प्रकट किया करते थे। उन्होंने लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर गहरी सहानुभूति प्रकट की। फिर से बोल रही हूँ, फादर हिंदी की उपेक्षा करने वाले हिंदी भाषियों के प्रति अपना दुख प्रकट करते थे। वे किसी भी आत्मीय का दुख देखकर हिंदी शब्दों से सांत्वना प्रकट किया करते थे। उन्होंने लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर गहरी सहानुभूति प्रकट की। तीसरा प्रश्न है, फादर बुल्के हिंदी के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे? फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। वे हर मंच पर हिंदी को अपनाने की बात करते थे। इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। जब लोग हिंदी के विकास में बाधा डालते थे तब तो फादर बहुत झुंझलाते थे। उन्हें हिंदी की उपेक्षा करने वाले हिंदी भाषियों पर दुख होता था। ये उनका हिंदी के प्रति दृष्टिकोण था। क्या दृष्टिकोण था? कि वह हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। वे हर मंच से हिंदी को अपनाने की बात करते थे। इसके लिए अकाट्य तर्क, यानी जिन तर्कों को काटा भी नहीं जा सकता, जिन तर्कों को काटने का सवाल ही नहीं उठता था, ऐसे अकाट्य तर्क देते थे। जब लोग हिंदी के विकास में बाधा डालते थे तब उन्हें बहुत ही दुख होता था, वह झुंझलाते थे। वह हिंदी भाषियों की उपेक्षा करने वाले हिंदी भाषियों पर उन्हें दुख होता था। फिर है फादर चौथा प्रश्न है, फादर बुल्के पारिवारिक बंधु जैसे थे, सिद्ध कीजिए। फादर बुल्के सन्यासी कम पारिवारिक बंधु अधिक थे। वे लेखक के साथ गहरा पारिवारिक लगाव रखते थे। वे जब भी दिल्ली आते थे तब उन्हें खोजकर उनसे अवश्य मिलने आते थे। मिलने पर लेखक के व्यक्तिगत सुख दुख के बारे में बात करते। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से निकलने वाले सांत्वना शब्द बहुत शांतिदायी रहते थे। यानी कि लेखक के बड़े से बड़े दुख में जो वह सांत्वना शब्द कहते थे, वह लेखक को बहुत शांति प्रदान करते थे, शांतिदायी रहते थे। फिर है लेखक इस गद्यांश के आधार पर फादर बुल्के की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फादर बुल्के के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, वे सन्यासी होते हुए भी आत्मीय, स्नेही और अपनत्व से भरे थे। पहला है, वे सन्यासी होते हुए भी आत्मीय, स्नेही और अपनत्व से भरे थे। दूसरी विशेषता है, वे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रबल समर्थक थे। तीसरा है, वे करुणावान थे। उनके मुख पर करुणा और सांत्वना के शांतिदायक भाव हमेशा विराजमान रहते थे। तो इस प्रकार से बच्चों, मैंने आप लोग को इस गद्यांश के 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो है समझा दिए हैं।
और ये मैंने आप लोगों को कॉपी में भी करा दी हैं, आपको जो है रिवीजन वर्क में ये करने होंगे। ये गद्यांश में आप लोग की बुक में मैंने निशान लगा दिया, फादर बुल्के से लेकर झरल बिलर शांति भी। मुझे उम्मीद है ये आप लोग को गद्यांश समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।